Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए उपयोगी कंटेंट लाते रहें। इसके लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे पेड मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर विचार करें। आज हमारे सामने है शंकर आईएएस की पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर लिखी गई किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, भारत की प्राणी विविधता। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी में हर साल सवाल आते ही आते हैं। हमारा मिशन है इस घने चैप्टर से वो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकालना जिन्हें याद रखकर परीक्षा में बढ़त हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ जानवरों की एक लिस्ट बनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जमीन इतनी अनोखी क्यों है कि यहाँ इतनी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। हम कुछ प्रजातियों की कहानियों में उतरेंगे, उनकी खासियतें, उनके सामने खड़े खतरे और सबसे जरूरी, यूपीएससी इन कहानियों से किस तरह के सवाल बनाता है। ये एक तरह से पैटर्न को डिकोड करने जैसा है। पैटर्न को डिकोड करना, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बड़े सवाल से। आखिर भारत में इतनी ज्यादा जैव विविधता है ही क्यों? आंकड़े तो यही बताते हैं कि हम स्तनधारियों में 7वें, पक्षियों में 9वें और सरीसृपों में दुनिया में 5वें स्थान पर हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, और इसका जवाब छिपा है 3 शब्दों में: एडाफिक, क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक कंडीशंस। अब ये सुनने में बहुत तकनीकी लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत सरल है। हाँ, कृपया इन्हें आसान भाषा में समझाइए। जरूर। एडाफिक का मतलब है मिट्टी से जुड़ा हुआ। सोचिए, राजस्थान की रेतीली मिट्टी और केरल की नमी वाली मिट्टी में कितना फर्क है। हाँ। क्लाइमेटिक यानी जलवायु। एक तरफ चिरापूंजी है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान है। और टोपोग्राफिक? टोपोग्राफिक यानी जमीन का उतार चढ़ाव। हमारे पास हिमालय जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हैं और समुद्र के किनारे लंबे चौड़े मैदान भी। जब किसी देश में मिट्टी, मौसम और जमीन में इतनी वैरायटी हो, तो वहां रहने वाले जीव जंतुओं में भी उतनी वैरायटी होगी। हर जानवर ने खुद को इनमें से किसी एक खास माहौल के लिए ढाला है। ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ आया, और शायद इसीलिए भारत को 10 अलग-अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों यानी बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है, ताकि इस विविधता को व्यवस्थित तरीके से समझा जा सके। एकदम सही। और यूपीएससी यही चाहता है कि एस्पिरेंट्स इस कनेक्शन को समझें कि कौन सा जानवर किस जोन में मिलता है और क्यों। तो चलिए कुछ ऐसे ही माहिर खिलाड़ियों से मिलते हैं जिन्होंने खुद को भारत के सबसे मुश्किल माहौल में ढाल लिया है। माहिर खिलाड़ी, ये अच्छा कहा। तो शुरुआत करते हैं दुनिया की छत से, हिमालय। 2012 के एक पीवाईक्यू में हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड का जिक्र था। इसे पहाड़ों का भूत भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, क्योंकि ये इतना शर्मीला और एल्यूसिव है कि इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये जम्मू कश्मीर, मतलब अब लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश की ऊंची बर्फीली वादियों में रहता है। इसकी IUCN स्थिति सुभेद्य यानी वल्नरेबल है। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? अवैध शिकार? खतरा सिर्फ इसके खूबसूरत फर के लिए होने वाले अवैध शिकार से नहीं है, बल्कि इंसानों के साथ बढ़ते संघर्ष से भी है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर और ऊपर जा रहे हैं, इसके शिकार जैसे जंगली भेड़ वो कम हो रहे हैं, और ये कभी कभी पालतू जानवरों पर हमला कर देता है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के बारे में मैंने सुना है। हाँ, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड सिर्फ तेंदुओं को बचाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये उस पूरे हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम को बचाने का एक समग्र प्रयास है। इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है। उन्हें अपने मवेशियों को बचाने के बेहतर तरीके सिखाए जाते हैं ताकि संघर्ष कम हो। और हाल ही में भारत ने पहली बार SLPAI यानी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया के तहत इनकी गिनती भी की है, जो संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले हिम तेंदुए से एकदम विपरीत, मैंने सुना है भारत में एक ऐसा ऊंट भी है जो रेगिस्तान की बजाय समुद्र में तैरता है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। 2016 में यूपीएससी ने खराई ऊंट पर सवाल भी पूछा था। इसकी क्या कहानी है? ये कहानी भारत की पारिस्थितिकी के सबसे अनोखे पन्नों में से एक है। खराई ऊंट हमें ले जाता है गुजरात के कच्छ के मैंग्रोव जंगलों में।
ये कोई रेगिस्तान नहीं है, बल्कि समुद्र और जमीन का एक अनोखा संगम है, जहां खारे पानी में पेड़ उगते हैं। ये ऊंट अपनी तैराकी की अद्भुत क्षमता का इस्तेमाल करके समुद्र में 3-3 किलोमीटर अंदर तक जाता है और मैंग्रोव की पत्तियां खाकर जिंदा रहता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये पूरी तरह से मैंग्रोव पर निर्भर है। हाँ, और यही इसकी खासियत भी है और इसका सबसे बड़ा खतरा भी। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये उस पूरे मैंग्रोव इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का प्रतीक है। जैसे जैसे उद्योग और नमक बनाने के लिए मैंग्रोव काटे जा रहे हैं, इस ऊंट को अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है। यूपीएससी ने यह सवाल पूछकर यह संदेश दिया कि वो चाहता है कि एस्पिरेंट्स ऐसे यूनिक अडैप्टेशंस और इंसान पर्यावरण के जटिल रिश्तों को समझें। ये तो हुई अद्भुत अनुकूलन की कहानियां, लेकिन कुछ जानवरों की कहानियां अनुकूलन से ज्यादा अस्तित्व के लिए संघर्ष की हैं। मुझे याद आ रहा है वन उल्लू यानी फॉरेस्ट आउनेट का मामला। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल। सोचिए, एक प्रजाति जिसे विज्ञान की दुनिया ने 113 साल तक विलुप्त मान लिया था। ये मान लिया गया था कि ये पक्षी अब इस धरती पर है ही नहीं, और फिर 1997 में ये मध्य भारत के शुष्क पर्णपाती जंगलों में अचानक फिर से मिल जाता है। कमाल है। तो ये खोज सिर्फ एक पक्षी का मिलना नहीं थी, है ना? नहीं, ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। क्या सबक? ये हमें बताती है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये दिखाती है कि हमारे जंगल आज भी कितने रहस्य छिपाए हुए हैं और हम अपनी जैव विविधता के बारे में कितना कम जानते हैं। वन उल्लू की कहानी संरक्षण के प्रयासों को एक नई आशा देती है, लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी है। आज भी जंगलों की कटाई की वजह से ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यूपीएससी को ऐसी कहानियां पसंद हैं क्योंकि ये सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि संरक्षण के दर्शन से जुड़े सवाल खड़े करती हैं। तो वन उल्लू एक भाग्यशाली प्रजाति है जो वापस मिल गई, लेकिन हिमालयी बटेर का क्या, जिसे किताब में विलुप्त बताया गया है? या फिर सरीसृपों में घड़ियाल, जिसका जिक्र 2013 के प्रश्न में था? उसकी स्थिति भी तो बहुत नाजुक है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। जहां वन उल्लू आशा का प्रतीक है, वहीं हिमालयी बटेर, जिसे 1876 के बाद से नहीं देखा गया, हमारी नाकामियों का। अब सरीसृपों की बात करें तो घड़ियाल का मामला बहुत दिलचस्प है। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। कई लोग इसे मगरमच्छ समझ लेते हैं, पर इसका लंबा पतला थूथन इसे अलग पहचान देता है, जो सिर्फ मछली पकड़ने के लिए बना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या इसका भी शिकार होता है? शिकार से ज्यादा बड़ा खतरा है नदियों का स्वास्थ्य। घड़ियाल साफ तेज बहने वाली नदियों में रहता है, लेकिन हमने बांध बनाकर नदियों का बहाव रोक दिया, प्रदूषण से पानी जहरीला कर दिया और रेत खनन से इसके अंडे देने की जगह, जो कि रेतीले किनारे होते हैं, वो तबाह कर दी। घड़ियाल का संरक्षण असल में हमारी नदियों के संरक्षण का मिशन है। तो क्या सरकार कुछ कर रही है इसके लिए? हाँ, सरकार कुकरैल, जो लखनऊ में है, और दूसरी जगहों पर कैप्टिव ब्रीडिंग यानी कृत्रिम प्रजनन के जरिए इनकी आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक हमारी नदियां स्वस्थ नहीं होंगी, इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और उसी प्रश्न में लेदरबैक टर्टल का भी जिक्र था। वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है ना? हाँ, और ये एक सच्चा विश्व यात्री है। ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है। इसकी पीठ पर हड्डी का कवच नहीं, बल्कि चमड़े जैसी मोटी त्वचा होती है। ये संकटापन यानी एंडेंजर्ड है। इसके लिए सबसे बड़े खतरे हैं मछली पकड़ने के जाल में फंसना, प्लास्टिक प्रदूषण जिसे ये जेलीफिश समझकर खा लेता है, और इसके अंडे देने वाले समुद्र तटों पर बढ़ता इंसानी दखल। ये एक आम पैटर्न लग रहा है। चाहे जमीन हो या पानी, इंसानी गतिविधियां ही सबसे बड़ी वजह है। इसी से जुड़ा है दलदली हिरण या बारासिंघा का मामला, जो 2013 के एक और सवाल का हिस्सा था। बिल्कुल, बारासिंघा, जिसकी IUCN स्थिति सुभेद्य है, वो घास के मैदानों और दलदली इलाकों का राजा है। लेकिन भारत में कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए सबसे पहले इन्हीं घास के मैदानों और वेटलैंड्स को निशाना बनाया गया। नतीजा, इसका घर छिन गया। पर इसके संरक्षण में तो कुछ सफलता भी मिली है। हाँ, मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में इसके संरक्षण की कहानी एक बड़ी सफलता है, जहां इसे विलुप्त होने से बचाया गया। ये दिखाता है कि अगर सही प्रयास किए जाएं तो नतीजे मिल सकते हैं। और यही संघर्ष पानी के नीचे भी चल रहा है। जैसा कि 2013 के एक प्रश्न में समुद्री गाय यानी डुगोंग के बारे में पूछा गया था। हाँ, डुगोंग एक बहुत ही शांत और सीधा साधा शाकाहारी समुद्री जीव है, जो समुद्री घास खाकर गुजारा करता है। लेकिन तटीय विकास, प्रदूषण और नावों की आवाजाही से ये समुद्री घास के मैदान तबाह हो रहे हैं। एक तरह से हम इसका खाना ही खत्म कर रहे हैं। और इसी तरह हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव
गंगा नदी की डॉल्फिन जो संकटापन्न है। एंडेंजर्ड, जी। वो भी प्रदूषण, बांधों और मछली पकड़ने के जालों की वजह से अपनी ही सबसे पवित्र नदी में सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ एक प्रजाति का संकट नहीं है, ये हमारी पूरी नदी प्रणाली के स्वास्थ्य का आईना है। ठीक है, हमने पहाड़ों से लेकर समुद्र तक कई जानवरों और उनकी कहानियों पर बात की। अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस सब में यूपीएससी का पैटर्न क्या है? एक एस्पिरेंट इस जानकारी के सागर से अपने काम के मोती कैसे निकाले? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 4 मुख्य बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, रटना बंद करें, कनेक्शन समझें। ये मत रटिए कि हिम तेंदुआ हिमालय में मिलता है। ये समझिए कि वो ठंडे, ऊंचे और चट्टानी इलाकों के लिए बना है, इसलिए वो वहीं मिलता है। खराई ऊंट मैंग्रोव में मिलता है क्योंकि उसने खुद को वहां जिंदा रहने के लिए ढाला है। ये क्यों समझना जरूरी है। ठीक है, कनेक्शन समझना। और दूसरा बिंदु जरूर IUCN स्टेटस से जुड़ा होगा, है ना? बिल्कुल। दूसरा, IUCN स्टेटस पर खास ध्यान दें, खासकर जो प्रजातियां क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड हैं। लेकिन सिर्फ नाम नहीं, इसका मतलब भी समझें। ये श्रेणियां पिछले 10 सालों में आबादी में गिरावट की दर पर आधारित हैं। जैसे 90% से ज्यादा गिरावट मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 70% से ज्यादा मतलब एंडेंजर्ड और 50% से ज्यादा मतलब वल्नरेबल। यह जानना जरूरी है क्योंकि यही संरक्षण की प्राथमिकता तय करता है। और तीसरा बिंदु जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न। हाँ, PYQs आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे आपको बताते हैं कि यूपीएससी क्या जानना चाहता है, जैसे खराई ऊंट की तैरने की क्षमता या वन उल्लू की कहानी। यूपीएससी उन प्रजातियों को पसंद करता है जिनमें कुछ अनोखा हो, कोई खास आदत, कोई संरक्षण की अनोखी कहानी या इंसान के साथ कोई गहरा रिश्ता। और चौथा और आखिरी बिंदु है, हर प्रजाति को किसी बड़े संरक्षण कार्यक्रम से जोड़कर देखें। स्नो लेपर्ड को प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड से, डॉल्फिन को नमामि गंगे से, घड़ियाल को नदी संरक्षण से। इससे आपको एक पूरी समग्र तस्वीर मिलती है। शानदार। आज हमने हिम तेंदुए के बर्फीले घर से लेकर खराई ऊंट के नमकीन पानी, वन उल्लू की वापसी की कहानी और घड़ियाल के संघर्ष तक कई महत्वपूर्ण प्रजातियों को यूपीएससी के नजरिए से समझा। हाँ, और इन सभी चर्चाओं का केंद्र प्रजातियों का संरक्षण रहा है। लेकिन मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हम हमेशा मानव वन्यजीव संघर्ष की बात करते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन क्या ये संघर्ष है या सिर्फ एक तरफा अतिक्रमण? जैसे जैसे हम विकास के लिए सड़कों, बांधों और शहरों के लिए वन्यजीवों के घरों में घुसते जा रहे हैं, क्या संरक्षण का मतलब सिर्फ प्रजातियों को बचाना रह गया है, या हमें इंसानों और जानवरों के लिए सह अस्तित्व का, साथ रहने का कोई स्थायी और सम्मानजनक तरीका खोजना होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर भविष्य की नीतियां निर्भर करेंगी। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और जानकारीपूर्ण सत्रों के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे पेड मेंबरशिप प्रोग्राम का समर्थन करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और विषय के साथ हाजिर होंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.